अस्सलाम वालेकुम। अम स्टडी बॉय, व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है। आज हम जो है वो नोज की मार्किंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि नोज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यूएचएस के रिलेटेड एमसीक्यूज और एससीक्यूज। हम ये हमारा सेशन नोज का 3 लेक्चर्स पे होगा, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स ईच होंगे और इंशाल्लाह ताला पूरा का पूरा नोज कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपने ध्यान करना है एमसीक्यूज पार्ट पे, एससीक्यू पार्ट पे, और अंडरस्टैंड करना है किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। लेट्स गो। अब हमारे पास आता है डिजीजेस ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनसिस। अब हम डिटेल मार्किंग ऑफ नोज की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको तेजी से कर लेंगे। तो हम जाते हैं पहले चैप्टर की जानिब, जो कि हमारा है एनाटॉमी ऑफ नोज। ये चैप्टर मोस्टली एमसीक्यूज के लिए हम उसी की मार्किंग करेंगे। देखें, एक्सटर्नल नोज है, जस्ट रीड करें। पैरामिडल शेप होता है, ओस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क को देखें। एक बोनी पार्ट है, कार्टिलेजिनस पार्ट है। इनके नाम याद करें, क्या क्या कार्टिलेज होते हैं, और इसकी डायग्राम भी देखें कार्टिलेज के। नेजल मस्कुलेचर, मस्कुलेचर में नाम मसल के देख लें, याद नहीं करने। नेजल स्किन होती है। और ये राइनोफाइमा क्या है? इट इज अ हाइपरट्रोफी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड विच गिव्स राइज टू अ लोबुलेटेड ट्यूमर कॉल्ड राइनोफाइमा। ये एमसीक्यूज आ चुका है पास्ट पेपर में कि ये कौन से ग्लैंड की हाइपरट्रोफी होता है। इंटरनल नोज में आपने देखना है, ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उसमें वेस्टिब्यूल, ये जो वेस्टिब्यूल होता है स्किन लाइन पोर्शन, द वेस्टिब्यूल, ठीक है। एंड अ म्यूकोजा लाइन पोर्शन कॉल्ड, ये जो है हमारे पास वेस्टिब्यूल एक स्किन लाइन पोर्शन है, ठीक है। ये याद रखना, ये जो स्टार बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने चीजें देख लेनी है। वेस्टिब्यूल ऑफ नोज की डिटेल आगे दे दी है उसने, ठीक है। तो ये मेरे पास ये आपने पढ़नी है एमसीक्यूज के लिए। ये जो है नेजल वॉल के साथ, ये जो है ना, इट्स अपर लिमिट ऑन द लेटरल वॉल इज मार्क्ड बाय लाइमन नेजी, आल्सो कॉल्ड नेजल वॉल। तो ये वेस्टिब्यूल ऑफ नोज में जो है नेजल वॉल्व होता है। तो नेजल वॉल्व का भी उसने आगे बता दी, ये सिंपली रीड करने वाला है। और नेजल वॉल्व एरिया, ठीक है, ये रीड करने वाला है। वेस्टिब्यूल ऑफ नोज में क्या होता है? नेजल वॉल्व होता है, ठीक है। नेजल कैविटी प्रॉपर, लेटरल नेजल वॉल आ गई हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम्स आपने अच्छे से करनी है। ये डायग्राम कॉन्सेप्ट्स के लिए, अगर आपके यही कॉन्सेप्ट कमजोर है तो आगे आप नहीं जा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखें, अब थे हम लेटरल नेजल वॉल पे, और उसके बाद ये सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। इंफीरियर टर्बिनेट्स पे आगे 3 टर्बिनेट होते हैं, एक इंफीरियर होता है। इसके अंदर क्या चीज ओपन होती है? एमसीक्यूज आता है। हेस्नर वॉल भी इसी में है, जिसके जरिए नेसोलैक्रिमल डक्ट ओपन होती है, ये आपको पता हो। मिडल टर्बिनेट में पता हो क्या क्या ओपन होता है, ये चीजें आपको पता है, पूछी जाती थी। मिडल मेटस में भी क्या, ये हमारे पास मिडल टर्बिनेट हो गया। देखें, टर्बिनेट क्या ऊपर है, उसके गहराई, वो जब आप टर्बिनेट काटते हैं तो नीचे क्या गहराई सी पड़ी होती है, उसको मेटस कहते हैं, ठीक हो गया। तो इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे मेटस होता है, मिडल टर्बिनेट के नीचे मिडल मेटस होता है। उसके अंदर क्या क्या चीजें ओपन होती हैं? हाइटस सेमिलिनरी सनसिनेट प्रोसेस। तो ये एनाटॉमी सारी आपके कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होनी चाहिए, ये आपको मत भूले। ये डायग्राम से आपने देखनी है चीजें, ताकि आपको चीजें क्लियर लें। और ये जो चीजें ओपन हो रही हैं, यहां से एमसीक्यूज आपके आते रहते हैं, ठीक है, देख लेना है आपने। उसके बाद हमारे पास बुल्ला एथमोइडेलिस क्या होता है, ये आपको पता हो, एमसीक्यूज के लिए सिर्फ देखना है, ठीक है। और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास, ये देख लें, सिर्फ एक दफा रीड मारें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एट्रियम ऑफ द मिडल मेटस आ रहा है। एगर नेजाई क्या होता है, ये आपको पता हो। इट इज द एलिवेशन। और आपने ईओटीज लाजमी जाना है, वहां पे ऑपरेशंस वगैरह भी देखने हैं, ताकि आपकी नोज की एनाटॉमी और ये टर्बिनेट्स वगैरह, मेटिसिस वगैरह हमने देखे थे, वो करते हैं ऑपरेशंस, तो दिखाते हैं सारी चीजें, ठीक है, मिस ना करिएगा। तो ये अब डायग्राम के जरिए भी उसने दिखाई हुई है अनसिनेट प्रोसेस, ये आपने सारा अंडरस्टैंड खुद ही करना है। मैं करवाऊंगा तो वीडियोस फिर घंटों पे चली जाएगी, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, ये आपके पास हो गया, ये हेलर सेल्स का पता हो क्या होते हैं, रूफ पे होते हैं अपने पास। और एगरनेजाई सेल्स
ये आपको बताऊं, इन ये हमारे पास सुपीरियर टर्बिनेट में क्या होता है, ओस्टियम ऑफ स्फीनॉइड। ये जो है आपका ये जो एमसीक्यूज आता है कि सुपीरियर टर्बिनेट के अंदर एक तो क्या होता है एथमॉइडो टर्बिनल सिचुएटेड पोस्टीरो सुपीरियर, इसके अंदर ओपन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। स्फीनॉइड साइनस की ओस्टियम होती है, ये नहीं कि ओपनिंग होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सुपीरियर मेटस में अब देखें, ये ओनोडिसेल का पता हो, सुपीरियर मेटस में होते हैं। पोस्टीरियर एथमॉइडल सेल ओपन इनटू इसमें होते हैं, सही हो गया। और ये मेरे पास सुप्रो ये जो रिसेस है स्फीनो एथमॉइडल रिसेस, ये आपको पता हो कि ये मेरे पास कहां पे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सुप्रीम टर्बिनेट, भी इसने कहा हुआ है सुपीरियर से आगे सुप्रीम टर्बिनेट, इसको बस मजा कराएं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मीडियल वॉल, रूफ, ये सारा पढ़ने वाला है, पास्ट पेपर नहीं आया। मीडियल वॉल आपको पता है नेजल सेप्टम खुद बनाता है, रूफ ऊपर देख लें नेजल बोन से, फ्लोर आपको पता है, तो वो भी एक दफा देखने वाली बात है, ये आपको खुद ब खुद एक दफा एनाटॉमी आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं, यहां से कोई एससीक्यू नहीं आता। लाइनिंग मेम्ब्रेन में आपने देखना है, वेस्टिब्यूल में स्किन होती है, ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी रीजन होता है, और वो लोअर 1/3 ये देख लें। म्यूकस मेम्ब्रेन शोज वेरिएबल थिकनेस बीइंग द थिकेस्ट ओवर द नेजल कॉनकेव, थिकेस्ट कहां पे होती है, नेजल कॉन पे स्पेशली एट देयर एंड्स। बाकी सारा आप देख लें कौन सी है। नर्व सप्लाई में जस्ट रीड कर लें, जो है हमारे पास नर्व सप्लाई के सेंस ऑफ स्मेल होती है, और उसके बाद हमारे पास ये CSF राइनोरिया, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नर्व सप्लाई आ गई। नर्व में आपने सिर्फ नाम याद कर लेने, एंटीरियर एथमॉइडल हो गया, तो ये चीजें तो सिंपल हो गई, ठीक है। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, ये डायग्राम एक दफा देखेंगे आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सारा रीड वाला है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब मैंने रीड किया हुआ है। ब्लड सप्लाई शुगल है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी शुगल है, कुछ नहीं आता यहाँ से एससीक्यूज में सिवाय ये एक एमसीक्यूज देख लें। एक्सेसिव राइनोरिया केसेस ऑफ वेजोमोटर एंड एलर्जिक राइनाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ वेडियन नर्व, ये आपको लाइन ना भूले, बाकी सारा ऐसे ही है, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ नोज, एमसीक्यूज के लिए ये 6 पॉइंट्स इसके याद होने चाहिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोजिस टिप्स पे, रेस्पिरेशन है, एयर कंडीशनिंग है, प्रोटेक्शन है, वोकल रेजोनेंस, नेजल रिफ्लेक्स और ओल्फैक्शन, ठीक हो गया। बाकी कुछ भी नहीं है, आप देखते जाएं। अबाउट 1000 ml ऑफ वाटर इज एवापोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ नेजल म्यूकोसा, 24 घंटों में 1000 ml 1 लीटर पानी नोज के जरिए उड़ जाता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है। और प्रोटेक्शन ऑफ लोकल एयरवे, कन्वेयर बेल्ट का पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज भी आ चुका है आपके पास, कन्वेयर बेल्ट कैसे बनता है, और ये म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म, तो कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने रीड करना है। सुपरफिशियल म्यूकस लेयर एंड अ डीप सीरस लेयर फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द सिलिया, कॉन्सेंट्रेटली बीटिंग टू कैरी लाइक अ कन्वेयर बेल्ट टुवर्ड द नेजोफेरेक्स, यानी कि वो जो म्यूकस की लेयर है, वो जब सिलिया हिलते हैं तो वो आगे पास होती रहती है, तो ये आपने एक दफा खुद पढ़ना है इसको। कन्वेयर बेल्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने मिस नहीं करना है, ठीक है। अब ये देख लें, ये कन्वेयर बेल्ट का उसने यहाँ पे समझा दिया आपको, ये वाली चीज, ये म्यूकस ऊपर है, सीरस लेयर है, ऊपर म्यूकस लेयर है, और ये सिलिया बीट कर रहे हैं, तो एक बेल्ट सा बन जाता है जिसके ऊपर से हवा पास होती रहती है, तो जो है ना वो आपका पूरे के पूरा एक हवा को ठंडा भी करता रहता है, ठीक है। एंजाइम है, IgA होती है, स्नीजिंग वो छींक आना, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। पीएच क्या है, 7 है नेजल सेक्रेशन की, और वोकल रेजोनेंस सही है। नेजल रिफ्लेक्सिस, सेवरल रिफ्लेक्सेस आर इनिशिएटेड इन नेजल म्यूकस ओल्फैक्शन, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए था। ओल्फैक्टरी पाथवे, ये एनाटॉमी का हिस्सा है। डिसऑर्डर्स ऑफ स्मेल, ये डेफिनेशन बताओ, एनोस्मिया क्या होता है और पेरोनोस्मिया क्या होता है। एनोस्मिया क्या होता है, इज अ टोटल लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, वाइल हाइपोस्मिया इज पार्शियल लॉस, और पेरोस्मिया इज अ परवर्जन ऑफ स्मेल, द पर्सन इंटरसेप्ट्स एडोर्स इनकरेक्टली, उसको लगता है ये किसी और है, यानी कि उसको सही वो गैस ही नहीं कर सकता कौन सी खुशबू, यानी कि कौन सी स्मेल को वो, परवर्जन का मतलब है कि भाई जो चीज है वो उससे डिफरेंट जो है महसूस करता है। वो आम की खुशबू या किसी भी चीज की, गुलाब की, उसको नहीं महसूस होता कि ये गुलाब की है, बल्कि उसको अजीब सी उससे जो है ना वो चीज आती है, ठीक है।
तो ये हमारा दूसरा चैप्टर भी क्या, डिजीजेज ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल वेस्टिब्यूल। इसमें से मैं आपको एससीक्यू सेलुलाइटिस पढ़ लें क्या होता है, स्टेफिलोकोकस या इनके इन्फेक्शन को कहते हैं, नेजल डिफॉर्मिटी सैडल नोज क्या होता है, बैठ जाता है, ये एससीक्यू आ चुका है सैडल नोज का, इसको आपने डिटेल में जाना है इसकी सैडल नोज की। हम्प नोज क्या होता है, क्रूक्ड नोज क्या होता है, आगे डायग्राम भी बनी हुई है, सारा आपने पढ़ना है, तो ये एससीक्यू आ जाता है, ठीक है। नेजल डिफॉर्मिटीज में सैडल नोज, हम्प नोज, क्रूक्ड नोज। और उसके बाद ये इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कैन बी करेक्टेड, ये अब आपसे एक मिनट हम देख लेते हैं, एमसीक्यूज वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। नेजल ट्रॉमा से होता है, ये अच्छे से पढ़ना है, मैंने भी पढ़ा है, आपने मिस नहीं करना, इसकी ट्रीटमेंट भी देख लें, एसएमआर करते हैं। और हम्प नोज करेक्टेड बाय रिडक्शन राइनोप्लास्टी करते हैं, और क्रूक नोज के लिए मिड लाइन ऑफ डोर्सम फ्रॉम फ्रंटोनेजल टिज, अच्छा ठीक है। ये सी शेप नोज को कहते हैं क्रूक्ड और डेविएटेड नोज, ट्रॉमा में हो जाता है। और उसके बाद कैन बी करेक्टेड बाय राइनोप्लास्टी, ये भी सेप्टो राइनोप्लास्टी या राइनोप्लास्टी से होता है, प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन होता है राइनोप्लास्टी ना, ठीक है। उसके बाद ट्यूमर्स देख लेते हैं, डर्मोइड सिस्ट है, उसके बाद डर्मोइड विद साइनस है, और उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ नेजल बोन टू रिमूव, ये आपने पढ़ना है अच्छे से, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और एंसेफ्लोसील, मेनिंजियो एंसेफ्लोसील, ये आपने देखना है, ये देखें, an extranasal meningoencephalocele present as a subcutaneous pulsatile swelling in the midline at the root of the, ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास, एंसेफ्लोसील कैसे प्रेजेंट कर मेनिंजोएंसेफ्लोसील कैसे प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्लायोमा आपके पास आता है, ये उसने सारी डायग्राम दे दी, आपने देखनी है, नाम याद हो, कॉन्जेनिटल, ये ट्यूमर ऑफ एक्सटर्नल नोज कौन से हैं, कॉन्जेनिटल होते हैं, बिनाइन होते हैं और मेलिग्नेंट होते हैं। तो अगर आपका एससीक्यू आ जाए, राइट द नेम ऑफ द ट्यूमर ऑफ द एक्सटर्नल नोज, तो आपने कॉन्जेनिटल लिखने, बिनाइन आपको पता हो, और ये मेलिग्नेंट कौन से होते हैं। अब आगे देख लें, राइनोफाइमा आपको पहले बता चुका हूं, आता है, ये इंपॉर्टेंट है, पोटैटो ट्यूमर भी इसको कहते हैं, राइनोफाइमा को, ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है। और ये आपने अच्छे से राइनोफाइमा को देखना है। और ये देख रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा क्या है, डर्मोइड सिस्ट ऐसे होती है, फिर ये सिंपल, ये देखें, ये साइनस के साथ है डर्मोइड सिस्ट ना, और ये देखें, फिर आगे एक और वेराइटी आ जाता है इंट्राड्यूरल, ये इंट्राड्यूरल हो गया, और ये हो गया डर्मोइड विद इंट्राक्रेनियल कनेक्शन टू ब्रेन, ड्यूरा आ गया, ठीक है। तो ये डायग्राम से इजिली हो जाता है। उसके बाद हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर में बेसल सेल कार्सिनोमा आपका एससीक्यू आ चुका है, इसको आपको पता होना चाहिए इसका कि इसमें क्या होता है, बेसल सेल रोडेंट अल्सर भी इसको कहते हैं, ठीक हो गया। रोल्ड एजिज होते हैं, और ये एससीक्यू आता है, इसके सिनेरियो भी आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्केमस सेल कार्सिनोमा को एपिथेलियोमा भी कहते हैं। अल्सर विद रोल्ड आउट एज आ रहा है, सही हो गया, अफेक्टिंग आ रहा है, तो इसके क्या है, रोडेंट अल्सर के जो हमारे पास हैं, इसके मार्जिन, इसके क्या है, रोल्ड आउट मार्जिन है, और उसके देख लें मार्जिन कहते हैं विद रोल्ड मार्जिन। अभी आपको डायग्राम से दिखाता हूं मैं क्या सीन है इसका। ये हमारे पास आ रहा है बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है दूसरा कार्सिनोमा, स्केमस सेल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मेलानोमा को देखें, ये आपने दोनों को डिफरेंशिएट लाजमी करना है, ठीक है। डिजीजेज ऑफ नेजल वेस्टिब्यूल में फ्रंकल बॉयल इंपॉर्टेंट है, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन है, एससीक्यू में आता है, ठीक है, मिस नहीं करना। उसके बाद ट्रीटमेंट आपको आनी चाहिए, ईएनटी में आपने फोकस करना है ट्रीटमेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, हर एससीक्यू में ट्रीटमेंट लिखनी होती है। वेस्टिबुलाइटिस क्या होता है सिर्फ पता हो, ठीक है, और बाकी डिटेल इसकी इतनी नहीं है, ट्रीटमेंट पता हो एक्यूट वेस्टिबुलाइटिस की क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टीनोसिस एंड एट्रेजिया ऑफ नेयर्स, ये प्रॉफ में आ चुका है एससीक्यू। एट्रेजिया क्या होता है आपने इसको पढ़ना है। ट्यूमर में अब देखें, नेजो एल्वोलर सिस्ट, और उसके बाद पेपिलोमा वॉर्ड, स्केमस सेल कार्सिनोमा, नेजो एल्वोलर सिस्ट यहां पे होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, ये हमारे पास खत्म हो जाता है यहाँ पे टॉपिक ना। ये स्टीनोसिस एंड एट्रेजिया ऑफ नियर्स, नोज की ओपनिंग का है, ठीक है, उसके ट्यूमर बताए हुए हैं, उसके ट्यूमर बताए हुए, ओके हो गया। अब हमारे पास अगला चैप्टर है नेजल सेप्टम एंड इट्स डिसीजेस, ये देख रहे हैं तकरीबन 10 दफा यहां से एससीक्यू आ चुका है इस चैप्टर से, ठीक है। इसमें हमने पढ़ना है डीएनएस, सेप्टल हिमाटोमा, सेप्टल एसएस,
और ये परफोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये चैप्टर से आपको मैंने दिखाया भी था, एससीक्यू लाजमी आता है। ओके हो गया, ये सिंपल रीड करने वाला है। एनाटॉमी बताई हुई है यहाँ पे सारी, आप इसको खुद देखें, एक दफा रीड मारे। लिटिल एरिया, इसको कैसलबैक प्लेक्सिस भी कहते हैं। इसकी पोजीशन कहां पे होती है? एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल है, ये बहुत आता है। और ये एपिस्टेक्सिस की मोस्ट कॉमन साइट है। ये एमसीक्यूज हैं सारे आपके, ठीक है। तो ये आपने लिटिल एरिया की ऊपर से लेकर नीचे तक सारी तफ्तीश पूरी करनी है, इसको मिस नहीं करना है एक भी लफ्ज को, ठीक है। और उसके बाद ये देखें ब्लीडिंग हिमेंजियोमा, ये देख लें, द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लीडिंग पोलिपस, पोलिप होता है ना, पोलिपस वहां से निकला है। इसको हिमेंजियोमा ऑफ द नेजल सेप्टम कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, दिस इज आल्सो द ओरिजिन ऑफ द ब्लीडिंग, ये जो साइट है ना, यहां से हिमेंजियोमा भी बन सकता है। सही हो गया। तो ये आपके पास आ गया, ये हमारे पास लिटल एरिया आ गया। आगे देखें, ये जार्जावे फ्रैक्चर और शिलवेट फ्रैक्चर दोनों आपसे पूछे जाते हैं। ये जो जार्जावे फ्रैक्चर है, रिजल्ट फ्रॉम ब्लोस फ्रॉम द फ्रंट आ रहा है, ऐसे मुक्का पड़ा है। और शिवलेट फ्रैक्चर आ रहा है, रिजल्ट ब्लोस फ्रॉम बिलो आ रहा है, यहां से मुक्का पड़ा है, ठीक है। तो शिवलेट जार्जावे फ्रंट से, शिवलेट यहां से, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आता है दोनों का, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट छोड़ दें, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। डीएनएस आ गया, डेविएटेड नेजल सेप्टम की आपको डेफिनेशन पता हो, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद आगे आप देखें, ये आपको डायग्राम आनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास एटियोलॉजी, काज क्या हो सकती है, कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, ट्रॉमास भी हो सकते हैं, ये उसने बता दिए। एक हो गया ट्रॉमा, इसकी कॉज है, ये भी आया हुआ है, ट्रॉमा कैसे कॉज होता है, ये आपने डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद डेवलपमेंटल एंटर होता है, जिसके अंदर हमारे पास कॉज, ये सारा आपने पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। रेशियल हो गया, हेरिडिटरी, ये 4 इसकी कॉजेज है। टाइप्स ऑफ डीएनएस में देखें, एंटीरियर, ये टाइप्स आ चुकी हैं पास्ट पेपर में। एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफॉर्मिटी, एस शेप डिफॉर्मिटी और स्पर। स्पर क्या होता है? साइड से निकल जाना, ऐसे नोक सी बनी होती है। ये सेप्टम है ना, तो ये क्या होता है? साइड से हो जाता है। और उसके बाद एस शेप डिफॉर्मिटी, एस शेप आगे आपको डायग्राम से समझा देते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, ये है एंटीरियर डिसलोकेशन, इसको ऐसे आना था, बल्कि ये कैसे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सी शेप बन गया, ठीक है। ये हो गया एस शेप हो गया। और ये हो गया स्पर, ये चोन सी निकली हुई, यहाँ पे म्यूकोजा से टच होकर ब्लीड करता रहता है। और ये हमारे पास थिकनिंग होगी, ठीक है। ये सेप्टम पड़ा है, तो ये सेप्टम इधर आया हुआ है, तो ये हमारे पास एंटीरियर, इसको यहां होना चाहिए था सेप्टम को, लेकिन ये यहां पर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, हमारे पास रिपीटेड एपिस्टेक्सिस की काज भी बन सकता है, स्पर्ना, तो ये थिकनिंग आ गया, ठीक है। ये आपको टाइप्स लाजमी आनी चाहिए। क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट कैसे करता है? पेशेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करता है। साथ में ये कॉटल टेस्ट क्या होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये पूछते हैं, व्हाट इज कॉटल टेस्ट? इज यूज्ड इन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ द नेजल वॉल्व आ रहा है। इफ द नेजल एयरवे इंप्रूव्स ऑन द टेस्ट साइड, द टेस्ट इज पॉजिटिव आ रहा है। उसके अंदर हम क्या कहते हैं? चीक को ड्रॉ करते हैं लेटर व्हाइल द पेशेंट ब्रीथ्स को। जब हम इसको ऐसे खींचते हैं तो उसको जो है ना, वो बेहतर जो है वो सांस आता है, तो ये हमारा कॉटल टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। इसको अच्छे से पढ़ना है, कॉटल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडिक को देखें, साइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट हो सकता है, हेडिक के साथ, एपिस्टेक्सिस के साथ, एनोस्मिया के साथ और एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी के साथ, मिडल एयर इन्फेक्शन के साथ। ये सारे सिम्टम्स ऑफ द डीएनएस हैं। ओके हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट इज द जो हमारे पास, अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट वब करते हैं जब ये कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई साइनोसाइटिस कॉज कर रहा हो। अगर एक बंदे में थोड़ा सा डीएनएस हो तो उसमें अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे तो ऑपरेट नहीं करेंगे। तो इसमें एक एसएमआर करते हैं, एसएमआर की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। आपने जितनी लिखी हुई सारी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्टोप्लास्टी, अब जो है एसएमआर बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुकी है, बहुत इक्का दुक्का केस हो जाए तो करते हैं, वरना नहीं। सेप्टोप्लास्टी धड़ाधड़ कर रहे हैं, करते हैं, तो सेप्टोप्लास्टी आपने अच्छे से, इसने पूरा का पूरा ओवरटेक कर लिया एसएमआर को, ठीक हो गया। तो एसएमआर अब खत्म है, सेप्टोप्लास्टी जिंदाबाद, ठीक है। सेप्टल हिमाटोमा क्या है? ट्रॉमा हुआ, ब्लड इकट्ठा हो गया सेप्टम के अंदर, सेप्टम है, कार्टिलेज है, उसके बाद म्यूकोजा लिपटा हुआ है, तो म्यूकोजा और कार्टिलेज के दरमियान ब्लड इकट्ठा हो गया, तो सेप्टम क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। जब हम यहां से लाइट डालते हैं तो रेड रेड हमें सेप्टम नजर आता है, ठीक है। इसको कहते हैं सेप्टल हिमाटोमा। तो ये आपको आना चाहिए, एससीक्यू आ चुका है 5 मरतबा, बहुत दफा आया हुआ, ठीक है। सेप्टल हिमाटोमा, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं और एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर होता है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। फ्लक्चुएंट होता है,
ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सेप्टल हीमाटोमा को फौरन ड्रेन करना है, वरना ये सेप्टल एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी पूछते हैं, अपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखनी है क्या क्या हो सकती हैं। सेप्टल एब्सेस बन सकती है, मेनिंजिस में इंफेक्शन जा सकता है, इसके अलावा डिप्रेशन, नेजल कार्टिलेज का नेक्रोसिस हो सकता है, डिप्रेशन। उसके बाद अगर आपने सेप्टल हीमाटोमा को ड्रेन नहीं किया तो 10 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर सेप्टल एब्सेस बन जाएगी, जो कि बहुत खतरनाक होती है। ये सारा एक एक लफ्ज आपने पढ़ना है, कोई भी मिस नहीं करना, ठीक है। आगे ये देखें, ये है सेप्टल एब्सेस बन गई है, ठीक है। सेप्टल एब्सेस, सेप्टल हीमाटोमा पहले रेड होता है, बाद में जो है ना सेप्टल एब्सेस बनती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद परफोरेशन भी हो जाती है, सेप्टल परफोरेशन। हमारे पास ट्रीटमेंट ये क्या है, इंसियन, ये सेप्टल एब्सेस की वो लिखी हुई है, ट्रीटमेंट लिखी हुई है, एंटीबायोटिक के साथ इंसियन करें और उसको जो है डिपेंडेंट एरिया से एब्सेस रिमूव करें सारा। कॉम्प्लिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्टल एब्सेस, सेप्टल हीमाटोमा, सेप्टल जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डीएनएस है, टीएनएस की कॉजेज क्या है, डीएनएस की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी, एसएमआर कब करते हैं, सेप्टोप्लास्टी, जो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर 18 साल से छोटा है, पहले क्या होता था, जो 18 साल से छोटा होता था उसकी सेप्टोप्लास्टी होती थी, जो 18 साल से बड़ा होता था उसकी एसएमआर होती थी। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अब डीएनएस के लेवल पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा डीएनएस है उस हिसाब से ऑपरेशन होता है। लेकिन अब 98% यानी कि 95% सेप्टोप्लास्टी होती है। उसके बाद परफोरेशन ऑफ हमारे पास सेप्टम है, जिसमें हमारे पास परफोरेशन है। अगर हमारे पास आ जाए ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन काज, ये एमसीक्यूज आता है परफोरेशन का। उसके बाद सेप्टल एब्सेस, ये इसकी कॉजेज होगी परफोरेशन की, ये आपको आना चाहिए। वैगनर ग्रैनुलोमा पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ये भी टोटल सेप्टल ऑब्स्ट्रक्शन, ये आपने पता होना चाहिए। वैगनर क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज भी जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ड्रग्स में भी हो सकता है, कोकेन वगैरह भी करती हैं, स्टीरॉइड स्प्रे भी करते हैं, ठीक है। इडियोपैथिक भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए, विस्लिंग साउंड वगैरह। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये एमसीक्यूज आता है। यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है, ऊपर भी आपको डायग्राम दिए, ये बटन लगाते हैं, सेप्टल बटन फॉर द क्लोजर ऑफ द परफोरेशन। अच्छा, और ये क्या हमारे पास थिन सिलिएस्टिक बटन आ रहा है, ठीक हो गया। और अल्कलाइन नेजल डाउचिस, ये सारे पॉइंट्स बना के आपने लिखने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा चैप्टर। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एक पार्ट अपना खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे इंशाल्लाह बाकी डिटेल बताते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो।